क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। वेलकम टू जेईई मेन रिवीजन सीरीज। और इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं। पांचों के पांचों 3D ज्योमेट्री से होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, -5, 9 फ्रॉम द प्लेन x - y + z = 5 मेजर्ड अलोंग द लाइन दिस। क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, देखो कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस निकालो, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी ये आपको कैसे पता चल गया, अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूं। अगर सोचो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता तो क्या करते, उसका डायरेक्टली एक फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला आता है कि अगर मेरे पास एक प्लेन हो और एक पॉइंट हो P, दैट इज x1, y1, z1, और इस प्लेन का इक्वेशन गिवन हो ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, तो मैं अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा तो वो होता है ये डी परपेंडिकुलर। डी परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आता है वो डायरेक्टली क्या करते हैं, इस पॉइंट को इसमें रख देते हैं, जिस तरीके से 2D में स्ट्रेट लाइन में रखते थे। ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो हमें आना ही चाहिए कि अगर कोई पॉइंट गिवन हो और एक प्लेन गिवन हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालना है तो क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लगा देंगे। अभी सोचो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कितना है। अगर मैं नॉर्मल वेक्टर के बारे में सोचूं तो इस प्लेन का कितना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 अगर प्लेन है तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो कितना होता है, ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने हजारों बार बता रखा है अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में। अच्छा, अब नॉर्मल वेक्टर मुझे पता है इसका, दैट इज i कैप, x का कोएफिशिएंट इज 1, y का कोएफिशिएंट इज -1, तो i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, तो इसका नॉर्मल वेक्टर आ गया। ये मैं क्यों निकाल रहा हूं, 2 सेकंड के लिए वेट करो। अच्छा, मेरे पास जो लाइन गिवन है वो किस फॉर्म में है, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z। जो नॉर्मल फॉर्म होता है लाइन का वो कैसा होता है, x माइनस x नॉट अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y नॉट अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z नॉट अपॉन c। और ये अगर लैम्डा के बराबर एज्यूम करूं तो ये x नॉट y नॉट z नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, उस लाइन पे एक पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज x नॉट y नॉट z नॉट। और ये a b c क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मैं बोलूंगा अगर इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर b वेक्टर है तो वो b वेक्टर कैन बी रिटन एज ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। ओके, लेकिन यहां पे जो लाइन दी हुई है वो क्या दी हुई है, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z। इसका मतलब ये इसको इस फॉर्म में लिखा जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में तो क्या होगा, x माइनस 0 अपॉन 1, y माइनस 0 अपॉन 1, z माइनस 0 अपॉन 1। इसका मतलब इस लाइन पे अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो वो क्या है, 0, 0, 0। और अगर इसका डायरेक्शन वेक्टर का बात करें तो वो कितना है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अच्छा, अब देखो क्या इसका डायरेक्शन वेक्टर और इसका नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बोल रहा हूं, पैरेलल है। क्या मतलब क्या है कि अगर ये प्लेन है मेरे पास, सपोज दिस इज द प्लेन, 2D में मैं दिखा रहा हूं प्लेन है, और इन्होंने बोला है कि मेरे पास एक पॉइंट है 1, -5, 9। मैं तभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा पाऊंगा जब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा होगा। दिस मींस अगर इस लाइन का डायरेक्शन एग्जैक्टली इसके नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग होगा, दिस मींस हम लोग कंफर्म बोल सकते हैं, क्योंकि इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर भी इधर ही होगा। तो अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे तभी हम लोग बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है। तो क्या ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो पैरेलल तो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कुछ और चीज सोचना पड़ेगा। अब सोचो ध्यान से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला चीज तो खत्म हो गया, लेकिन हमने रिवाइज कर लिया कि ये लाइन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते कैसे हैं, या फिर कोई लाइन गिवन है तो कैसे कोई इंफॉर्मेशन निकालते हैं। चलो अभी सोचो, इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक प्लेन है, उस प्लेन से एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालो जो डिस्टेंस अलोंग सर्टेन डायरेक्शन है। अलोंग सर्टेन डायरेक्शन मैंने क्यों बोला, क्योंकि अलोंग ए लाइन का मतलब बेसिकली वही हो गया। तो ये अगर प्लेन है, मैंने 2D में प्लेन बनाया, सोचो ये प्लेन कितना है,
x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। इस प्लेन का इक्वेशन गिवन है। अच्छा, ये पॉइंट कहीं होगा 1 माइनस 5,9। अच्छा, अभी मुझे एग्जैक्टली पता है कि ये वाला लाइन इज नॉट पैरेलल टू दिस। इसका मतलब लाइन किसी अलग डायरेक्शन में होगा। एक और बार चेक कर लेते हैं, क्या ये पॉइंट से लाइन पास कर रहा है? बोलेंगे बिल्कुल नहीं। यहां तो उन्होंने बोला है x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, यहां तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड है ही नहीं। दिस मीन्स ये वाला लाइन कहीं और से ही पास कर रहा होगा। ओके, सो दिस इज x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। ओके, अब मुझे बेसिकली पता चला कि पूछा गया है इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस निकालो along दिस डायरेक्शन, मतलब ये वाला डिस्टेंस पता करना है मुझे। तो अगर मैं इसको कुछ देर के लिए P पॉइंट बोलूं और इसको Q पॉइंट बोलूं, तो बेसिकली मुझे PQ का डिस्टेंस पता करना है। इसका बहुत सारा तरीका होता है। क्या तरीका है? तो एक तो हम लोग इस नॉर्मल वेक्टर के along ही एक लाइन लिख दें, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, उससे क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस मुझे पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस वगैरह लगा के कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऐसे सोचो कि मुझे अगर Q पॉइंट ही पता चल जाता, अगर Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे पता होता, तो क्या मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये वाला डिस्टेंस निकाल सकता था? बोलेंगे हाँ। लेकिन Q पॉइंट पता कैसे चलेगा? Q पॉइंट के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है? Q पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि दिस Q पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। और कुछ इंफॉर्मेशन है क्या? बोलेंगे नहीं। लेकिन सपोज मुझे अगर PQ लाइन का इक्वेशन पता होता, इक्वेशन ऑफ द लाइन PQ मुझे पता होता, तो क्या मैं PQ लाइन का और इस प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकता था? बोलेंगे हाँ। लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते कैसे हैं? तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो भी लाइन गिवन है उस पे एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, वो जनरल पॉइंट इस प्लेन में डाल देते हैं, अपने आप पॉइंट आ जाता है। देखते हैं कैसे आता है। तो मैंने बोला PQ लाइन का इक्वेशन अगर चाहिए मुझे, तो मुझे इतना पता है कि P पॉइंट तो मुझे पता है। अगर मुझे PQ का डायरेक्शन पता चल जाता, तो मैं बहुत ही आसानी से निकाल सकता था इसका इक्वेशन। अच्छा, PQ का डायरेक्शन भी पता है क्या? बोलेंगे हाँ, क्योंकि PQ का डायरेक्शन इज सेम एज इस लाइन का डायरेक्शन, और इस लाइन का डायरेक्शन कितना है? I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। दिस मींस PQ का भी डायरेक्शन कितना होगा? I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। अच्छा, तो PQ का डायरेक्शन पता है, PQ को एक पॉइंट पता है, तो क्या मैं PQ लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूं? बोलेंगे बहुत ही आसानी से, x माइनस एक्स नॉट बाय a इज इक्वल टू y माइनस वाई नॉट, तो y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू z माइनस जेड नॉट डिवाइडेड बाय 1। ये किसका है इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ PQ। अच्छा, PQ का मुझे इक्वेशन निकल गया। अब सोचो, PQ का इक्वेशन निकल गया, तो क्या मैं इस PQ लाइन पे कोई भी जनरल पॉइंट ले सकता हूं? बोलेंगे हाँ, बहुत ही आसानी से। लैम्डा पकड़ लिया इसको, अब इसको इक्वेट करोगे लैम्डा से, तो पॉइंट क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा प्लस 1। x कोऑर्डिनेट विल बी लैम्डा प्लस 1। अच्छा, y कोऑर्डिनेट विल बी लैम्डा माइनस 5, z कोऑर्डिनेट विल बी लैम्डा प्लस 9। ओके, तो मुझे Q पॉइंट का एक जनरल कोऑर्डिनेट पता चल गया। मतलब मैं अगर बोल दूं कि ये जनरल कोऑर्डिनेट सपोज Q का ही है, तो इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया लैम्डा कॉमा 1, लैम्डा माइनस 5, लैम्डा प्लस 9। अच्छा, लेकिन इस Q पॉइंट के बारे में एक खास बात है ही क्या? तो ये Q पॉइंट इस प्लेन पे लाई करती है। अच्छा, दिस मींस दिस पॉइंट विल सैटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो डाल देते हैं, जैसे इक्वेशन में डालोगे x के जगह क्या डालोगे? लैम्डा प्लस 1, माइनस y के जगह क्या डालोगे? लैम्डा माइनस 5, z के जगह क्या डालोगे? लैम्डा प्लस 9 इज इक्वल टू 5। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 5 प्लस लैम्डा प्लस 9 इज इक्वल टू 5। अच्छा, यहां से लैम्डा कटता हुआ मुझे दिख रहा है, ये आ गया लैम्डा, 5 से 5 भी कट गया, लैम्डा विल बी इक्वल टू -10। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू आ गई -10। दिस मींस Q पॉइंट आ गया, क्योंकि मुझे वो वाला लैम्डा आ गया जिस लैम्डा पे ये Q पॉइंट इस प्लेन पे होगा। दिस मींस लैम्डा इज इक्वल टू -10 डालोगे तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा -10 प्लस 1 -9, -10 -5
-15 -10 + 9 -1। अच्छा, Q का कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब Q का कोऑर्डिनेट पता चल गया है तो PQ डिस्टेंस निकालना बहुत इजी है। PQ डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, दैट इज -9 -1 -10 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -15 +5, ये भी -10 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 -1 -9, ये भी आ गया -10 का होल स्क्वायर। सो दिस इज बेसिकली 3 टाइम्स 10 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10√3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन से बेसिकली हमने बहुत कुछ सीखा कि हमें तो सबसे पहले चेक करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देता। उसके बाद हमने सीखा कि ये डायरेक्शन में निकालना है तो मैं ये लाइन निकालूंगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन पता चल गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल गया तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया और बहुत ही आसानी से आ गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2016 में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द लाइन x - 3/2 is equal to y + 2/-1 is equal to z + 4/3 lies in the plane lx + my - z is equal to 9, then we have to find the value of l square plus m square। अच्छा, इन्होंने थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने के लिए भी दिया है एल एम में, ताकि काफी बच्चे एल और एम में कंफ्यूज हो कि क्या समझ लेते हैं पता है, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन को भी एल एम एन ही बोला जाता है बेसिकली, ठीक है। तो वो तो यहाँ पे नहीं है, ये एल एम एक रैंडम कांस्टेंट है, ये मान के चलो। अभी सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सीधी सी बात सोचो, एक प्लेन है ना, जैसे मेरा हाथ ये प्लेन है, उसने बोला कि ये प्लेन है सपोज, और इसी प्लेन पे एक लाइन है ऑलरेडी, तो सोचो क्या कंडीशन लगाओगे। तो तुम बोलोगे लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है वो तो ये है, लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है वो तो ये है। अच्छा, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कितना है, ये है। इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये, लाइन का डायरेक्शन वेक्टर ये, तो लाइन के डायरेक्शन वेक्टर और प्लेन के नॉर्मल वेक्टर में एंगल कितना, तो मैं बोलूंगा 90 डिग्री, दिख रहा है। दिस मींस एक कंडीशन तो यही लगाना पड़ेगा मुझे कि नॉर्मल वेक्टर डॉट डायरेक्शन वेक्टर इज इक्वल टू 0। एक कंडीशन मुझे पता चल गया, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन से एल और एम दोनों नहीं आएंगे, चलो पहले तो वो कंडीशन लगा लेते हैं। मैंने बोला कि लाइन का जो है डायरेक्शन वेक्टर क्या है, सपोज लाइन का डायरेक्शन वेक्टर को मैंने बी वेक्टर माना, तो बी वेक्टर कितना है, 2i कैप -j कैप +3k कैप। स्टैंडर्ड फॉर्म में ही गिवन है तो डायरेक्टली हमने लिख दिया। अच्छा, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है, तो एल एम उन्होंने यूज कर लिया, मैं एन को नॉर्मल वेक्टर मान रहा हूं। नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, li कैप +mj कैप -k कैप। तो सबसे पहला कंडीशन तो यही लगाना है हमें, b डॉट n इज इक्वल टू मुझे 0 करना है, क्योंकि हमें दिख गया है कि b और n एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो b डॉट n कितना होगा, 2 into l that is 2l, -1 into m that is -m, 3 into -1 that is -3 is equal to 0। तो यहां से मुझे पता चला 12 - m is equal to 3। मेरे पास l और m में एक इक्वेशन आ गया, दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा। अब ऐसे सोचो, फिर से मेरा ये प्लेन है, इस पे एक लाइन है, मैंने अभी क्या कंडीशन लगाया कि प्लेन का डायरेक्शन और प्लेन का नॉर्मल और लाइन का डायरेक्शन के बीच में एंगल 90 डिग्री। लेकिन ऐसा कंडीशन तो बहुत हो सकता है, सोचो ये नॉर्मल वेक्टर है ही, ये प्लेन है ही, सेम ये लाइन है, तो देखो इस केस में भी क्या हो रहा है, नॉर्मल वेक्टर डॉट डायरेक्शन वेक्टर 0। एक और लाइन यहां ले लिया तो फिर भी सेम होगा, यहां ले लिया तो फिर भी सेम होगा। ऐसे इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस होंगे जिसका b डॉट n 0 आने वाला है। तो एक और कंडीशन मुझे क्या लगाना पड़ेगा, जो ये लाइन एग्जैक्टली इसी पे है, तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास इस जो लाइन पे है एक पॉइंट पता है, इस लाइन पे एक पॉइंट मुझे पता है। वो पॉइंट क्या है, 3, -2, -4। मैंने बोला लाइन पे एक पॉइंट है P, जिसको मैंने बोला 3, -2, -4। अच्छा, ये पॉइंट एग्जैक्टली अगर इसी प्लेन पे ही होता, वो जो पॉइंट है सपोज ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इसी प्लेन पे होता, तो क्या ये सारे लाइंस अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं,
बोलेंगे हाँ, ये सारे लाइंस एलिमिनेट हो जाते हैं। दिस मीन्स इस वाले पॉइंट को कहां एग्जिस्ट करना होगा, इस प्लेन पे। दिस मीन्स ये वाला पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। चलो सेटिस्फाई करवा के देखते हैं। 3 इंटू एल -2 इंटू एम -4 इंटू -1 इज +4 इज इक्वल टू 9। तो यहां से मेरे पास इक्वेशन आया 3l -2m इज इक्वल टू 9 - 4 दैट इज 5। अच्छा, l और m में मेरे पास दो इक्वेशंस आ गए। यही दो कंडीशन लगाते हैं, आराम से हमारा काम चल जाता। अब मैंने बोला l और m के लिए सॉल्व करो। क्या करूंगा, चलो किसको एलिमिनेट करना है, चलो m को एलिमिनेट करते हैं। मैंने इस इक्वेशन को पूरा का पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इस इक्वेशन को पूरा का पूरा 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 2 4l 2 इंटू -2m इज इक्वल टू 2 इंटू 3 दैट इज 6। मुझे क्या करना होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ओके, तो यहां से वी विल गेट 3l - 4l दैट इज -l, 2m कटेगा, 5 - 6 इज -1। तो l की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अच्छा, l की वैल्यू अगर 1 आ चुकी है तो दिस इज 2 -m इज इक्वल टू 3। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अच्छा, मेरे पास l की वैल्यू आ चुकी है, m की वैल्यू आ चुकी है। m स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर दैट इज 2। अच्छा, l स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर दैट इज 1। अच्छा, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी दिस इज 1। तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 + 1 दैट इज 2। तो फेयरली सिंपल क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा एनालाइज करना था, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। ये जेई एडवांस में भी ऑलरेडी आ चुका है, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जेई मेंस में भी 2-3 बार आ चुका है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। देखो, बोला गया है इफ द लाइन दिस x - 2/1 y - 3/1 z - 4/-k एंड लाइन दिस x - 1/k y - 4/2 z - 5/1, दिस टू लाइंस आर कोप्लेनर। इसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों लाइन सेम प्लेन पे है। देन k की वैल्यू कितनी होगी, या एक ही वैल्यू होगी, दो वैल्यू होगी, या कोई भी वैल्यू के लिए है 3 वैल्यू, ये सब बताना है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। अच्छा, अब ऐसे सोचो, दोनों के दोनों लाइंस कोप्लेनर है। मतलब सपोज मैंने ये प्लेन माना, मेरे पास ये एक लाइन है रैंडम, ये भी एक लाइन है, दोनों के दोनों पैरेलल है क्या, बोलेंगे नहीं, पैरेलल तो दिख ही नहीं रहे। 1 2 है और इधर 1 k है, इधर पैरेलल तो नहीं है। मतलब एक लाइन कुछ ऐसे है, सपोज दूसरा लाइन कुछ ऐसे है, दोनों के दोनों लेकिन सेम ही प्लेन पे है। तो मुझे क्या कंडीशन लगाना चाहिए, मैं बोलूंगा इसका वेक्टर, इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है ब्लू वाले का, ब्लैक वाले का डायरेक्शन वेक्टर, ये दोनों वेक्टर सेम प्लेन पे हैं। एक और वेक्टर मुझे मिल सकता है क्या, मैं बोलूंगा हाँ। अगर मैं इस ब्लैक पॉइंट पर, मतलब इस लाइन पे एक पॉइंट मुझे पता है, इस लाइन पे भी एक पॉइंट मुझे पता है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके मैं एक थर्ड वेक्टर बना दूं, सपोज इस टाइप का कुछ, तो दिखेगा तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पे हैं। अच्छा, 3 वेक्टर एक प्लेन पे होता है तो क्या होता है, उनका बॉक्स 0 होता है। दैट इज a डॉट b क्रॉस c 0 होता है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जब क्रॉस निकालोगे तो वो कुछ ऐसा परपेंडिकुलर आएगा, और मेरे पास जो तीसरा वेक्टर है वो इसी प्लेन पे है। तो ये वाला वेक्टर इस परपेंडिकुलर वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा ऑलरेडी, तो उन दोनों का डॉट क्या होगा, 0 होगा। दैट इज बॉक्स प्रोडक्ट हमें 0 करना था अगर एक ही प्लेन पे 3 वेक्टर है तो। सिंपल सी बात। अब देखो, बॉक्स प्रोडक्ट 0 करना है तो मैंने कौन कौन सा 3 वेक्टर बोला, एक वेक्टर तो बोला इसका डायरेक्शन वेक्टर ही, ठीक है, डायरेक्शन 1 d1 वेक्टर मैं बोल देता हूं, दैट इज i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, k कैप, ठीक है, माइनस k कैप। d2 वेक्टर में निकालता हूं दूसरे लाइन का डायरेक्शन वेक्टर, k कैप, k इंटू आई कैप, 2 इंटू जे कैप, 1 इंटू के कैप। अच्छा, ये दो वेक्टर तो हैं। अब मैंने तीसरा वेक्टर क्या बोला था, इस पे जो एक पॉइंट पता है, सपोज इस पे जो पॉइंट है उसको p बोल दिया, इस पे जो पॉइंट है उसको q बोल दिया, तो p पॉइंट मुझे क्या पता है, मैं बोलूंगा हाँ 2, 3, 4। अच्छा, q पॉइंट क्या पता है, बोलेंगे हाँ 1, 4, 5। अच्छा, pq वेक्टर पता चल जाएगा क्या, बोलेंगे हाँ pq वेक्टर कितना होगा, 1 - 2, 1 - 2 इज माइनस आई कैप, ठीक है, 4 - 3 इज जे कैप, 5 - 4 इज 1 के कैप।
अच्छा पी क्यू वेक्टर, दिस मीन्स उस प्लेन पे 3 वेक्टर पता चल गया, क्या बोलेंगे, हाँ। तो इन तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। अब मुझे ऑलरेडी पता है कि बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है, डिटरमिनेंट। तो मैं बोलूंगा बॉक्स ऑफ d1 वेक्टर, d2 वेक्टर, pq वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। और ये हमेशा याद ही रखना है कि अगर मेरे पास कोप्लेनरिटी पे कोई क्वेश्चन आए तो 3 वेक्टर मुझे जुगाड़ने हैं। तीनों वेक्टर अगर एक ही प्लेन पे है तो a डॉट बी क्रॉस d, a डॉट बी क्रॉस c, दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोल दो या फिर बॉक्स प्रोडक्ट बोल दो, कुछ भी बोलते हैं ना। तो बॉक्स एबीसी 0। अब ये होता कितना है, तो मैं बोलूंगा ये तो डिटरमिनेंट के बराबर होता है 1 1 माइनस के 1। चलो पहले इसका कांस्टेंट वाले का लिख लेते हैं, -1 1 1 -1 1 1। अच्छा अब इसका लिख लिया 1 1 माइनस के 1 1 माइनस के, इसका लिखा k21 k21। इसका डिटरमिनेंट विल बी 0। तो इसका डिटरमिनेंट आएगा कितना वो देख लेते हैं पहले। तो -1 टाइम्स इसका रो इसका कॉलम को ढका, 1 इंटू 1 इज 1 माइनस 2 इंटू के, तो 1 माइनस माइनस प्लस 2k, ठीक है। ये वाला 1 माइनस के साथ आएगा तो -1, फिर से इसका रो इसके कॉलम को ढका, 1 इंटू 1 इज 1 माइनस k इंटू माइनस k इज, तो 1 प्लस k स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा अब इसका 1 1 के साथ आएगा, ब्रैकेट के अंदर इसका रो इसका कॉलम को रख दिया, 1 इंटू 2 इज 2 माइनस के, दैट इज 2 माइनस के, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 0। अच्छा देखो अब ये कितना आ रहा है, -1 माइनस 2k, इधर से आया -1 माइनस के स्क्वायर, उधर से आया +2 माइनस के इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो भाई, तो मैंने बोला -1 -1 -2 और 2 कट गया, आया कितना, तो मैं बोलूंगा -2k माइनस के -3k के स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन, तो -k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से मैं माइनस साइन अगर कॉमन ले लूं तो आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 3k इज इक्वल टू 0। k कॉमन है दोनों में तो ये आ जाएगा k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा k इज इक्वल टू 0 है या फिर k इज इक्वल टू -3 है। अब बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि k तो 0 हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये तो डिनोमिनेटर में है। ऐसा नहीं होता है, लाइन में वो डिनोमिनेटर नहीं होता है, वो कोई p बाई क्यू नहीं है, रैशनल नंबर इस टाइप का नहीं है कुछ, वो एक रिप्रेजेंटेशन है, उसका डायरेक्शन वेक्टर है। तो डायरेक्शन वेक्टर का आई कैप जे कैप के कैप किसी का भी कंपोनेंट 0 हो सकता है, ठीक है। दिस मींस k इज इक्वल टू 0 भी चलेगा, k इज इक्वल टू -3 भी चलेगा। कितने वैल्यू आए, 2 वैल्यू आए। ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला। तो कोप्लेनर का कंडीशन तो हमें पता होना ही चाहिए, लगभग आईआईटी में भी 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं सेम कॉन्सेप्ट पे कि 2 लाइन कोप्लेनर है तो कंडीशन लगाओ। सिमिलरली मेंस में भी क्वेश्चन आ चुके हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द एंगल बिटवीन द लाइन x इज इक्वल टू y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन लैम्डा एंड द प्लेन दिस इज cos इनवर्स समथिंग, अच्छा देन लैम्डा इज इक्वल टू 1। बेसिकली इन्होंने इस बार क्या पूछा है, इस बार पूछा है कि मेरे पास एक लाइन है और एक प्लेन है, दोनों के बीच का एंगल समथिंग कुछ दिया हुआ है थीटा, वो थीटा cos इनवर्स के फॉर्म में गिवन है। तब उन्होंने इस कांस्टेंट का वैल्यू पूछा है। सबसे पहले बात तो हमें यही पता होना चाहिए कि एक प्लेन और एक लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। ध्यान से देखो, ये सपोज प्लेन है मेरा हाथ और मान लेते हैं ये एक लाइन है रेड वाला, तो इन दोनों का बीच का जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, तो मैं बोलूंगा ये वाला, दिस वन इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। लेकिन मुझे लाइन का तो डायरेक्शन वेक्टर पता है जो कि इधर है, लाइन का डायरेक्शन वेक्टर इधर है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता होता है और वो नॉर्मल वेक्टर किधर होता है, इधर, ऐसा कुछ। अच्छा बताओ, लाइन का डायरेक्शन वेक्टर इस रेड की तरफ जा रहा है और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर उस ब्लैक की तरफ जा रहा है, तो मैं इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल निकालूंगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा क्या, ये वाला होगा क्या। अच्छा, और ये तो 90 डिग्री है तो मुझे चाहिए ये वाला एंगल, दिस वन, रेड के साथ जो हाथ का बन रहा है, लेकिन मेरे पास कौन सा एंगल रहा है, ये वाला, तो मैं क्या बोलूंगा, ये वाला एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस इन दोनों के बीच का एंगल। अच्छा तो देखो अब ध्यान से, बस यही कॉन्सेप्ट लगा देना है। मैंने बोला कि सपोज मेरे पास एक प्लेन है, उस प्लेन का इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4। अच्छा, दूसरी लाइन है वो किधर भी जा रही है मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने एक रैंडम बना दिया, ठीक है।
वो लाइन का इक्वेशन ये है, बस मैं डायरेक्शन वेक्टर लिख देता हूं इसका। सपोज मैंने डायरेक्शन वेक्टर एज्यूम किया b, तो वो कितना होगा x माइनस 0/1 दैट इज i कैप, y माइनस 1/2 दैट इज 2j कैप, अच्छा z माइनस 3/λ दैट इज लैम्डा k कैप। ओके, अच्छा इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर किधर है? मैं बोलूंगा नॉर्मल वेक्टर कुछ तो इधर है। वो नॉर्मल वेक्टर कितना है मैं कुछ देर के लिए लिख देता हूं n, तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अच्छा नॉर्मल वेक्टर पता है, इस लाइन का डायरेक्शन पता है, तो मैं क्या ये वाला एंगल निकाल सकता हूं? बोलेंगे हाँ, एंड ये वाला एंगल मुझे चाहिए एक्चुअल में। तो ये अगर थीटा है और ये अल्फा है, तो थीटा और अल्फा के बीच में एक रिलेशन है, दैट इज थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से मैं बोलूंगा अब मैं अल्फा निकाल सकता हूं, तो अल्फा कितना आएगा? तो मैं बोलूंगा डॉट प्रोडक्ट से निकालोगे, दैट इज कॉस अल्फा। दो वेक्टर के बीच का जो एंगल निकाला जाता है वो डॉट प्रोडक्ट से निकाला जाता है। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी डॉट एन डिवाइडेड बाय मॉड बी मॉड एन। अच्छा बी डॉट एन कितना आएगा? 1 इंटू 1 दैट इज 1 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 4, 3 इंटू लैम्डा दैट इज 3 लैम्डा प्लस के साथ, नीचे आएगा मॉड बी। मॉड बी बताओ कितना होगा? तो 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, तो 4 प्लस 1 5 प्लस लैम्डा स्क्वायर, रूट के अंदर 5 प्लस लैम्डा स्क्वायर। अच्छा मॉड एन कितना आएगा? मॉड एन आएगा 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, तो 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14, तो रूट के अंदर 14। अच्छा ये कॉस अल्फा इतना आया, लेकिन हमें चाहिए क्या? थीटा। तो अल्फा कैन बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 4 प्लस 1 दैट इज 5 प्लस 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय रूट ओवर 14 मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर 5 प्लस लैम्डा स्क्वायर। अच्छा लेकिन मेरे पास जो आया वो साइन थीटा का वैल्यू आया। उन्होंने दे क्या रखा है? उन्होंने बोला है कि इस लाइन और इस प्लेन के बीच का जो एंगल अगर थीटा है तो उन्होंने इसको थीटा बोला है। तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट cos थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 5 बाय 14। अच्छा मुझे cos थीटा पता है, यहां पे उन्होंने sin थीटा दिया है, तो वी कैन से दैट sin थीटा विल बी इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा which is equal to 5 by 14 which is again equal to 9 by 14 which is again equal to 3 by root 14। अच्छा तो मुझे क्या करना होगा? साइन थीटा तो इतना आ गया, इसको इक्वेट करना होगा इससे। जब इससे इक्वेट करोगे 3 बाय रूट 14 को, तो दिख रहा होगा रूट 14 से रूट 14 कैंसल आउट हो जाएगा, तो रूट 14 से रूट 14 कैंसल आउट हो गया। मेरे पास जो बचा वो क्या है? ये और ये। मुझे क्या करना होगा? रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना होगा। जब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? देखो 5 प्लस 3 लैम्डा का होल स्क्वायर, 5 प्लस 3 लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर दैट इज 9, रूट हट जाएगा 5 प्लस लैम्डा स्क्वायर। ओके जिनको ये नहीं समझ में आया वो ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू दिस होगा, उसके बाद दोनों साइड स्क्वायर कर दो, यही आ जाएगा। ठीक है चलो इसको खोलते हैं। दिस इज 25 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 30 लैम्डा इज इक्वल टू 45 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर। 9 लैम्डा स्क्वायर का 9 लैम्डा स्क्वायर से कटा, तो 30 लैम्डा कितना आ गया फाइनली मेरे पास? 45 माइनस 25 जो कि होता है 20। तो वी कैन से दैट लैम्डा विल बी इक्वल टू 20 अपॉन 30 विच इज इक्वल टू 2 बाई 3। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? डी ऑप्शन दैट इज 2 बाई 3। तो फेयरली सिंपल क्वेश्चन था ये भी, बस यहां पे हमें एक कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए थी कि लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालते कैसे हैं। मोस्ट ऑफ द गलती यहां पे क्या करते हैं कि दो प्लेन के बीच में या दो लाइन के बीच में जो एंगल होता है वो cos थीटा के फॉर्म में आता है, लेकिन यहां पे ये याद रखना है कि ये sin थीटा के फॉर्म में आता है। ये जो एंगल होता है ये sin थीटा के फॉर्म में आता है, क्योंकि ये एंगल तो हम लोग डायरेक्टली निकाल नहीं पाते हैं, हम लोग निकालते कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि स्फीयर पे है। तो मैक्सिमम बच्चे स्फीयर को देख के डर जाते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है, कभी कभी जेई मेन स्फीयर को भी पूछ देता है। अब स्फीयर के बारे में देखो, इन्होंने बोला है कि एक मेरे पास प्लेन है, द प्लेन कट्स द स्फीयर दिस इन ए सर्कल। बेसिकली होता क्या है, तुमने 2D में सर्कल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना,
ऑलरेडी ये सर्कल पढ़ा हुआ है, सोचो, और एक लाइन भी पढ़ा हुआ है तुमने। तो जब एक सर्कल को एक लाइन काटती है तो क्या होता है, कॉर्ड बनता है क्या? बोलेंगे हाँ ये कॉर्ड बनता है। सिमिलरली 3D में इमेजिन करो, अगर मेरे पास एक स्फीयर हो, है ना, एक स्फीयर है मेरे पास, एक स्फीयर ऐसा बॉल टाइप का है, इसको एक प्लेन काटेगी बीच से, तो बताओ वो क्या बनेगा? अंदर से वो दिखेगा क्या? एक सर्कुलर फिगर बनेगा क्या? बोलेंगे हाँ वो सर्कुलर फिगर बनेगा। तो उन्होंने उसी सर्कल का रेडियस पूछा है। तो अब इस फिगर को मैं 2D में अगर दिखाना चाहूं तो क्या इसी फॉर्म में दिखेगा कि मेरे पास एक स्फीयर है, उस स्फीयर को एक प्लेन ने काटा, तो ये जो सर्कल है उस सर्कल का रेडियस कितना होगा? तो बेसिकली ये 2D में अगर क्वेश्चन होता तो उन्होंने पूछा होता कि इस कॉर्ड का लेंथ कितना होगा। अच्छा, तो बेसिकली अब देखते हैं कैसे निकालेंगे। बहुत ही फेयरली सिंपल है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं स्फीयर क्या होता है। अगर तुम्हें पता हो कि अगर मेरे पास ऐसा सर्कल हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो तुम्हें ऑलरेडी पता होता है कि ये जो सर्कल है इसका सेंटर कितना है? सेंटर इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस इज, तो बोलोगे रेडियस इज रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अच्छा, ये तो होता था सर्कल के लिए। सेम केस होगा, बस एक्स वाई के जगह जेड भी आ जाएगा। डेट इज स्फीयर का जो इक्वेशन होगा वो इस फॉर्म में होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करोगे तो इसी टाइप का लिखा हुआ है। अच्छा, सर्कल में सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता था, लेकिन ये 3D में आ गया, इसलिए माइनस जी कॉमा माइनस एफ कॉमा माइनस एच हो जाएगा। यहाँ रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता था, यहाँ पे एक और एच स्क्वायर जुड़ जाएगा बस। अच्छा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा? बोलेंगे हाँ। स्ट्रेट लाइन में तो बहुत सिंपल है, ये तो प्लेन होगा वहां पे। ओके, अब ध्यान से देखना, मुझे इस प्लेन का इक्वेशन पता है क्या? बोलेंगे हाँ, x प्लस 2y माइनस जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एक प्लेन का इक्वेशन है। मेरे पास जो स्फीयर गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2gx। अच्छा, 2gx के जगह पे उन्होंने माइनस 1x दिया है, तो x से x को कटा, g की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस हाफ। f की वैल्यू कितनी है? बोलेंगे f के जगह तो कुछ दिया ही नहीं है, 2fy तो 0 है। अच्छा, h की वैल्यू कितनी है? तो मैं बोलूंगा h की वैल्यू भी 1/2 है। तो क्या मैं इस स्फीयर का रेडियस सेंटर लिख सकता हूं? बोलेंगे हाँ। इस स्फीयर का कहीं सेंटर होगा माइनस जी दैट इज 1/2 माइनस एफ दैट इज 0 माइनस एच दैट इज माइनस हाफ। अच्छा, ये होगा इसका सेंटर। रेडियस पता कर सकते हैं क्या? बोलेंगे हाँ, रेडियस निकाला जा सकता है। रेडियस कितना होगा इस स्फीयर का? रूट अंडर जी स्क्वायर दैट इज 1/4 प्लस एफ स्क्वायर दैट इज 0 प्लस एच स्क्वायर दैट इज 1/4 माइनस सी, तो यहाँ माइनस सी दैट इज प्लस 2। तो ये कितना आ गया फाइनली? 1/4 प्लस 1/4 इज 1/2 प्लस 2 दैट इज रूट अंडर 5/2। ये है रेडियस। अच्छा, रेडियस यहां पे कैसे दिखाएंगे हम लोग? तो ये वाला चीज रेडियस है, दिस इज रेडियस। ओके, अब मुझे एक्चुअल में निकालना क्या है? ये डिस्टेंस, ये डायमीटर है उसका, तो इसका आधा विल बी द रेडियस। अच्छा, सर्कल का ही प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, तो मुझे पता है जब मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा वो परपेंडिकुलर एग्जैक्टली इसको बाइसेक्ट करेगा क्या? अगर इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी मान लो, इस पॉइंट को एम, तो क्या मैं बोल सकता हूं ए एम विल बी इक्वल टू एम बी? सर्कल के प्रॉपर्टी से बोलेंगे हाँ। अच्छा, मुझे रेडियस पता है, मुझे ए एम निकालना है। अगर मुझे ये ओ एम पता होता तो काम बन जाता हमारा। सर्कल में हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते। सेम कॉन्सेप्ट यहां भी यूज करेंगे, इस पॉइंट का इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। इस पॉइंट को इसमें पुट ऑन कर दो तो वो आएगा 1/2, वो आएगा 1/2। मैं पुट ऑन कर रहा हूं डायरेक्टली। 1/2 को x के जगह रखा तो 1/2, y के जगह तो 0 आ जाएगा, z के जगह माइनस z है तो यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, माइनस 4 ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, अगेन माइनस 1 स्क्वायर इज 1, तो ये कितना आ गया रूट अंडर 6। ओके, तो ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज ओएम, ओम। तो ओम कितना आ गया, ओम आ गया मेरे पास 1/2, 1/2 1 होता है, 1 माइनस 4 इज -3, लेकिन मॉड्यूलस लगा हुआ है तो 3 डिवाइडेड बाय रूट 6। अच्छा, 3 डिवाइडेड बाय रूट 6 आ गया ओम। ओए ऑलरेडी मुझे पता है, ओए इज रूट अंडर 5/2। तो क्या मुझे एम पता चल जाएगा? बोलेंगे हाँ, बहुत ही आसानी से। एम क्या होगा देखो, अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम लोग। बोलेंगे ओए स्क्वायर इज इक्वल टू ओएम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अच्छा, तो एम स्क्वायर कितना आ जाएगा फाइनली? तो मैं बोलूंगा ओएम, एम डायरेक्टली लिख देता हूं, रूट अंडर ओए स्क्वायर माइनस ओएम स्क्वायर। अच्छा बताओ, रूट अंडर ओए स्क्वायर, ओए का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 5/2, ओएम का स्क्वायर करोगे कितना आएगा माइनस है 9/6। ये कितना आने वाला है देखो ध्यान से, अब रूट अंडर 6 इंटू 2 12 ले लेंगे, 2 इंटू 6 30, माइनस 6 इंटू 2 18 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया रूट अंडर 30 माइनस 18 कितना होता है, 30 माइनस 18 इज 12, तो रूट अंडर 12/12 आ गया, ये तो 1 आ गया। अच्छा, एम की वैल्यू 1 आ गई क्या? हाँ। क्या मुझे एम ही चाहिए था? बोलेंगे हाँ, तो एम की वैल्यू 1 आ गई। तो सिंपल सा क्वेश्चन। इससे हमने क्या सीखा, एक स्फीयर गिवन हो तो उसको डायरेक्टली हम लोग सर्कल से यहां से ला सकते हैं कि 2D में जो हमने सर्कल में पढ़ा था सेम चीज 3D में स्फीयर में होने वाला है। 2D में जो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था 3D में हम लोग प्लेन्स पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम होते हैं और बहुत ही आसानी से स्फीयर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2-3 बार स्फीयर पे क्वेश्चन आया हुआ है और इसी टाइप के इजी क्वेश्चन आते हैं स्फीयर पे, ठीक है।